पिछले वीडियो में बच्चों हमने बात की थी मानव भूगोल के मूलभूत सिद्धांतों में क्रियाशीलता के सिद्धांत के बारे में। आज हम इसके दूसरे सिद्धांत पार्थिव एकता का सिद्धांत या आपका अंतर संबंध के सिद्धांत के बारे में बात करते हैं। पार्थिव एकता का सिद्धांत जो है, इसका प्रमुख तथ्य यह है कि वातावरण के जितने भी तथ्य हैं वो आपस में एक दूसरे से संबंधित होते हैं। फिर से वही बात आती है, चाहे वो जड़ हो चाहे वो चेतन, इन तथ्यों में कोई भी स्वतंत्र इकाई नहीं है। इसलिए किसी भी तथ्य का पृथक अध्ययन करना संभव नहीं है। अब इस सिद्धांत का जो प्रतिपादन किया था वो सर्वप्रथम जर्मन भूगोलवेत्ता थे रेटजेल, जिन्होंने अपनी पुस्तक एंथ्रोपोजियोग्राफी में इन्होंने इस बात पर जोर दिया था कि पृथ्वी पर मानव का विभाजन प्राकृतिक शक्तियों तथा प्राकृतिक शक्तियों द्वारा प्रभावित और नियंत्रित होता है। जैसे आप ये देखिए कि विश्व में जनसंख्या का जो घनत्व है वो किन स्थानों पर ज़्यादा है। उन्हीं स्थानों पर ज़्यादा है जहाँ प्राकृतिक स्थितियाँ मनुष्य के अनुकूल हैं, जहाँ उसके शारीरिक कार्यों पर जलवायु का प्रभाव कम है, प्राकृतिक दशाएं उसके जीवन के लिए अनुकूल हैं, वहीं पर जनसंख्या का घनत्व ज़्यादा है। विश्व में आप देखेंगे कि जितने भी समतल मैदानी भाग हैं वहाँ पर जनसंख्या ज़्यादा रहती है, बजाय पहाड़ों और कठिनाई वाले क्षेत्रों में जहाँ वातावरण थोड़ा कठिन रहता है, अधिक ठंडा है, अधिक गर्म है, मरुस्थलीय भाग है या हिमाच्छादित प्रदेश है, वहाँ पर जनसंख्या हमेशा आपको कम देखने को मिलेगी। तो मनुष्य की जनसंख्या को नियंत्रित करता है प्राकृतिक वातावरण। ये रेटजेल महोदय ने अपनी बुक में लिखा था और इन्होंने कहा कि पृथ्वी एक संपूर्ण इकाई है। जिस भी वस्तु को हम देख रहे हैं पृथ्वी पर, चाहे वो वनस्पति हो, चाहे वो चट्टानें हो, नदियाँ हो, भौतिक वातावरण हो या सांस्कृतिक वातावरण हो, ये सब एक संपूर्ण इकाई है और जितने भी तत्व हैं सब एक दूसरे से संबंधित हैं। क्योंकि आप देखिए कि अगर हम मूलभूत एकता की बात कर रहे हैं, हम कह रहे हैं पार्थिव एकता है, तो मनुष्य का जीवन किससे जुड़ा हुआ है? भूमि से। और भूमि क्या है? एक भौतिक कारक है। यानी आप देखिए कि भौतिक वातावरण जितने भी हमारे को मिले हुए हैं, जिसमें जलवायु है, भूमि है, समुद्र हैं, ये सारे हमारे जनजीवन को प्रभावित करते हैं, हमारे व्यापार को प्रभावित करते हैं, हमारे रहन सहन को प्रभावित करते हैं। हम जैसे स्थान पर रहेंगे उसी के अनुसार वस्त्र पहनेंगे और हम जैसे स्थानों पर रहेंगे, जैसी हमारी जलवायु होगी उसी के अनुसार हमारा भोजन भी होगा, उसी के अनुसार हमारे मकान भी होंगे। आप देखिएगा कि जो पहाड़ी क्षेत्र हैं वहाँ पर मकानों की छतें हमेशा तिरछी बनाई जाती है ताकि वर्षा और बर्फ़ उनकी छतों पर इकट्ठी ना हो, जबकि समतल मैदानों पे छतें भी समतल बनाई जाती हैं क्योंकि अधिक पानी का जमाव उनकी छतों पर नहीं होता है। खान पान में भी आप देखेंगे कि हर एक स्थान का जो भोजन व्यवस्था है वो वहाँ के कृषि उत्पादन पर निर्भर करती है। जहाँ भी चावल ज़्यादा उत्पादित होता है वहाँ भोजन में प्रमुख तत्व चावल है। जहाँ चावल उत्पादित नहीं होता है वहाँ गेहूँ है। जहाँ मरुस्थलीय क्षेत्र है, मोटा अनाज उत्पन्न होता है, वहाँ मोटा अनाज खाया जाता है। तो प्रकृति ही हमारे पूरे जीवन को प्रभावित करती है और हम प्रकृति से हटकर कुछ भी करने में सक्षम नहीं है। तो ये एक एकता है कि हमें भूमि उपलब्ध हुई, उस पर मानव ने जन्म लिया। मानव को अपने 3 आवश्यकताएं जो रोटी, कपड़ा और मकान है वो कहाँ पूरी होती है? भूमि पर। तो भूमि से हमारा बहुत अधिक जुड़ाव है। जैसा कि एक कहावत भी है कि धूल है और धूल में ही
मिल जाएंगे। यानी हमारा जीवन जो है वो मिट्टी से ही शुरू होता है और अंत जो विलीन है वो भी हम मिट्टी में ही हो जाते हैं। तो ये हमारी एक जुड़ाव है जो हम अलग हट के नहीं सोच सकते। यदि हम प्रकृति से विरुद्ध होकर ये सोचें कि हम अपना जीवन जी लेंगे या हम अपने जीवन में आराम से रह पाएंगे तो ये संभव नहीं है। तो ये दोनों प्रकृति और मानव एक दूसरे से घनिष्ठ रूप से संबंधित हैं। ऐसे ही प्रोफेसर ब्लाश हैं, उन्होंने कहा कि पृथ्वी की मूलभूत एकता को स्वीकार करते हुए उन्होंने लिखा कि भौगोलिक विकास में प्रमुख भावना जो होती है वो पार्थिव एकता की ही होती है। यानी कहीं भी जब आप देखेंगे कि पृथ्वी के विरुद्ध जाकर मनुष्य ने कोई भी कार्य करने की कोशिश की है तो वहाँ पर उसका विध्वंस हुआ है। हम जब भी कोई ऐसा कार्य करते हैं जिससे प्रकृति नष्ट होती है, जैसे कि एक छोटा सा मैं उदाहरण आपको देती हूँ कि प्रकृति ने हमें वृक्ष दिए और हमने वृक्षों को काट कर, चाहे वो फर्नीचर उद्योग में काम में लिया या हमने वृक्षों को की अधिक कटाई करके पहाड़ों को वृक्ष विहीन कर दिया। उस वृक्ष विहीन वातावरण से हमें क्या मिला? अत्यधिक गर्मी और कम वर्षा। इसी कारण लगातार हम ये कहते जा रहे हैं और भूतल में पानी की कमी, क्योंकि वृक्ष जो थे वो बादलों को, वर्षा को अपनी ओर आकर्षित करते थे, जलवायु को नम रखते थे और उसी के कारण पहले हमारे भरपूर वर्षा हुआ करती थी। जहाँ भी वृक्षों की अधिकता होगी वहाँ वर्षा की भी अधिकता होगी। लेकिन मनुष्य ने थोड़ा सा इसमें प्रकृति को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की तो उसका जो परिणाम है वो भी मनुष्य को ही भुगतना पड़ रहा है। धीरे पेयजल की कमी होती जा रही है, वनस्पति कम होने से गर्मी बढ़ती जा रही है और इसका जो असर पड़ रहा है वो मानव के आने वाली पीढ़ियों पर, हमारे खुद की दिनचर्या पर बहुत अधिक पड़ रहा है। जैसे इसमें कुमारी सैंपल ने भी कहा कि पृथ्वी की एकता उसके अवयवों का पारस्परिक संबंधों का सिद्धांत है। जैसे कि पृथ्वी की एकता और उसके तत्व, ये दोनों मिलकर मानव की सारे क्रियाकलापों को निर्धारित करते हैं। जैसे हम क्रियाशीलता में कह रहे थे कि परिवर्तन प्रकृति का नियम है। प्रकृति में लगातार कुछ शक्तियाँ कार्य करती रहती हैं और परिवर्तन करती रहती हैं। इसी तरह से जब एकता आप देखेंगे तो ये है कि प्राकृतिक आंतरिक शक्तियों के कारण कोई स्थान का उत्थान होता है, बाह्य शक्तियों के कारण उसका कटाव होता है, जमाव होता है और पुनः एक नई रचना का निर्माण होता है। तो ये सब एक दूसरे से अंतर संबंधित है। कोई भी क्रिया किसी भी एक क्रिया को हटाकर दूसरे के ऊपर थोपी नहीं जा सकती या किसी एक क्रिया के बिना दूसरी क्रिया का निष्पादन होना संभव नहीं है। अब बात करते हैं, इसमें हमबोल्ट महोदय ने कहा कि किसी भूदृश्य के निर्माण में वनस्पति का बड़ा महत्व होता है। यानी वही मैं आपको अभी थोड़ी देर पहले जो बता रही थी कि वनस्पति जिन भी स्थानों पर अधिक है वहाँ वर्षा अधिक है, जहाँ वर्षा अधिक है वहाँ कृषि उत्पादन अधिक है, जहाँ कृषि उत्पादन अधिक है वहाँ कृषि पर आधारित जनजीवन ज़्यादा संपन्न है। आप देखिए पंजाब, आपका उत्तर प्रदेश, यहाँ पर अधिक वर्षा का कारण वहाँ का एक तो गंगा नदी का प्रवाहित होकर आना, पंजाब हिमालय में उधर हिमालय की नदियाँ जो आ रही हैं नीचे, गंगा, आपकी ब्रह्मपुत्र, आपकी सिंधु नदी, इन सभी का जो लगातार प्रवाहित पानी नीचे आता है उपजाऊ मिट्टी अपने साथ बहा कर लाता है। इसीलिए इन क्षेत्रों में कभी भी कृषि कार्य कम नहीं होते और यहाँ के किसान हमेशा ही संपन्न अवस्था में दिखाई देते हैं। यहाँ वर्गहॉस महोदय ने कहा कि जलवायु व वनस्पति का आपस में घनिष्ठ संबंध है। यानी जहाँ भी वनस्पति ज़्यादा होगी वहाँ की जलवायु सम होगी
वहाँ की जलवायु नम होगी, वहाँ अधिक गर्मी नहीं पड़ेगी, वहाँ अधिक सर्दी नहीं पड़ेगी। तो वनस्पति से जो घनिष्ठ संबंध जलवायु का है, और जलवायु और वनस्पति दोनों ही प्रभाव डालती हैं मानव के कार्य क्रियाओं पर। तो पार्थिव एकता का सिद्धांत ये कहता है कि मानव पर तापक्रम, वर्षा, मिट्टी आदि सभी का प्रभाव होता है। इसको ऐसा कह सकते हैं कि प्रत्येक प्रदेश का वातावरण की दशाएं और मानव दोनों आपस में घनिष्ठ संबंध रखते हैं। किसी स्थान पर जितने भी जीवधारी जैसे वनस्पति, जंतु, मनुष्य होते हैं, उन सब का आपस में एक पारस्परिक संबंध होता है, और ये सब सारे मिलकर परिस्थिति से समायोजन स्थापित करते हैं। क्रियात्मक अपने कार्यों के द्वारा, अपनी क्रियाओं के द्वारा प्राकृतिक वनस्पति पर प्रभाव भी डालते हैं और प्राकृतिक वनस्पति से प्रभावित भी होते हैं। प्रत्येक क्षेत्र में प्राकृतिक वातावरण मनुष्य पर प्रभाव डालता है, और मनुष्य जितना परिवर्तन कर सकता है उस हद तक अपने जीवन को आसान बनाने के लिए परिवर्तन करता है, और उसके पश्चात वो जब देखता है कि अब इससे ज़्यादा परिवर्तन संभव नहीं है, तो प्रकृति के अनुकूल अपनी क्रियाएं करना शुरू कर देता है। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि समस्त पृथ्वी की एकता के विचार को व्यापक स्वरूप में देखा जाए। ताप, वन, वर्षा, वनस्पति आदि सभी एक दूसरे से संबंधित हैं, और उनकी असंख्य प्रकार की अंतर क्रियाएं जो होती हैं उसके कारण मानव हमेशा प्रभावित होता है। यानी सभी में, प्रकृति में मानव, जीव जंतु, वनस्पति, पहाड़, नदियाँ, प्राकृतिक वनस्पति, आपके तटीय क्षेत्र सभी आपस में घनिष्ठ संबंध रखते हैं। कोई भी तत्व एक तत्व से, दूसरे तत्व से अलग नहीं है, और सभी का जो एकता है उसी के कारण प्राकृतिक वातावरण और मानव का समायोजन निर्भर है। क्योंकि जहाँ पर प्रकृति आपको सुविधाएं उपलब्ध करवाएगी, वहीं मनुष्य ज़्यादा विकास करेगा। आज ये पार्थिव एकता का सिद्धांत जो है उसको मैं एक और लाइन के साथ ख़त्म करती हूँ कि मानव भूगोल के तथ्य पार्थिव एकता से संबंधित हैं, जिनका विवेचन और व्याख्या केवल उन्हीं की सहायता से किया जा सकता है। प्रत्येक स्थान पर वातावरण से संबंधित जो स्वयं कई भौतिक दशाओं के संयोग का परिणाम है। यानी जो भी वातावरण है वो आपस में सब मिला हुआ है, सब एक साथ है, और उनका जो एकता है उसी का स्वरूप हमें देखने को मिलता है। धन्यवाद। ये दूसरा सिद्धांत था मानव के मूलभूत सिद्धांतों में। तीसरा सिद्धांत जो है वातावरण समायोजन का सिद्धांत, उसको हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। इसको आप पढ़िए, और जो समझ नहीं आए आप मुझे कॉल करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद।